देखो कल ना हमारा क्रिस्टलीय और एक्रिस्टलीय ठोस था और इसकी ना सिर्फ हमने परिभाषा लिखी थी। पीछे तक बात जा रही है। दरअसल कल विस्तार से मैं इसलिए नहीं बता पाया था तुम्हें, और भी है हमारे पास कोई। देखो बेहतर, क्रिस्टलीय और एक्रिस्टलीय ठोस, ठोस जो है वो दो प्रकार के होते हैं, और एक होते हैं क्रिस्टल और एक होते हैं एक्रिस्टल। क्रिस्टल के उदाहरण लिखवाए होंगे तुम्हें शायद, चीनी, यूरिया और नमक वगैरह। एक्रिस्टल में आ जाता है प्लास्टिक, रबड़ और कांच भी। हाँ, कांच भी एक्रिस्टलीय ठोस ही होता है। ठीक है, अब बात आ जाती है कि हम पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तो देखो दोस्त, सबसे सिंपल से तरीका ये होता है कि क्रिस्टलीय ठोस को फर्मे की जरूरत नहीं होती है। फर्मे का मतलब ये होता है कि अगर हम उन्हें ठोस अवस्था में लेकर आएंगे तो वो बिना किसी फर्मे के उसी अवस्था में आएंगे जिस अवस्था में वो रियल में होते हैं। चाहे हम उसे यहाँ जमा लें, चाहे उसे कहीं दिल्ली में ले आकर जमाओ, पहाड़ों पर ले आकर जमाओ, या अमेरिका में ले जाकर जमाओ, वो उसी क्रिस्टल में जमेंगे जैसे वो रियल में जमते हैं, मतलब बदलाव नहीं होगा। हाँ, जैसे कि तुमने देखी होगी चीनी, चीनी चाहे अपने यहाँ की हो या किसी दूसरे के यहाँ की हो या किसी पड़ोसी के यहाँ की भी हो, कहीं की भी हो, सबकी चीनी एक सी होती है। और हाँ, अब बहुतों के दिमाग में आएगा कि यार मोटी पतली हो सकती है। देखो उधर, मोटी पतली से मतलब नहीं है। चीनी को अगर हम तोड़ते रहें तो उसका सबसे छोटा कण जो बचेगा ना, सबसे छोटा कण जो बचेगा वो क्रिस्टल होगा, और हर एक चीनी का उसी तरीके का क्रिस्टल बनेगा। ऐसे नमक का भी होगा। नमक को अगर जब हम तोड़ते रहेंगे तो छोटे से छोटा क्रिस्टल उसका ऐसा बनेगा कि दुनिया में जैसे जितने भी नमक होंगे सबका क्रिस्टल ऐसे ही बनेगा। अब बात आ जाती है एक्रिस्टलीय ठोस की। एक्रिस्टलीय ठोस को जिस आकृति में ढालना चाहेंगे उसे हमें फर्मे की जरूरत पड़ेगी, उसे हमें किसी फ्रेम में ढालना पड़ेगा, तभी वो उसी आकार में आएगा। और एक सिंपल सी तरीका तो ये होता है कि अगर हम उसे तोड़ना चाहेंगे तो पहली बात तो क्रिस्टल के रूप में टूटेगा ही नहीं। किसी ने वो देखी होगी गंधक, गंधक देखा? हाँ, गंधक। हाँ, अगर गंधक पर तुम हथौड़े से चोट मारो तो उसके जो क्रिस्टल होंगे, क्रिस्टल नहीं होंगे, मतलब उसके जो टुकड़े होंगे ना, वो समान आकार के नहीं होंगे। कोई किसी आकार में टूटेगा, कोई किसी आकार में टूटेगा, और कोई किसी का चूरा मच जाएगा, किसी के अभी मोटे मोटे कण हो जाएंगे। ऐसे ही तुम्हारे पास और भी फास्फोरस हो सकती है, या रबड़ हो सकती है, प्लास्टिक हो सकता है, पत्थर नहीं हो सकता। अभी बता रहा हूँ। देखो मैं बताता हूँ, पत्थर जो है ना सहसंयोजक ठोस होता है। सहसंयोजक ठोस का मतलब होता है वो एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल के अणु जो होते हैं ना वो सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, होता वो भी ठोस ही है। लेकिन हम उसे कहें क्रिस्टलीय ठोस तो क्रिस्टल के रूप में बढ़ सकता है, लेकिन अलग अलग पत्थरों की क्वालिटी अलग अलग होती है। पत्थरों की क्वालिटी भी होती है, एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है, क्राउन क्रिस्टल होता है, अलग अलग क्रिस्टल होते हैं, लेकिन वो भी क्रिस्टल में ही आएगा वैसे। अब ध्यान से समझो जरा, मेरे हाथ में मार करें, ठीक है, थोड़ा बंद कर देना सर, ठीक है ना। बैठ जाए। देखो इधर, मेरे हाथ में मार्कर है। अरे सुनो इधर, अगर ये मार्कर प्लास्टिक का ना हो, अभी तो फिलहाल प्लास्टिक का है, इसे हम आकार में डालना चाहेंगे ढल जाएंगे। सोचो ये कुछ लोहे वगैरह का हो, ठीक है ना, तो एक क्रिस्टलीय ठोस में आ जाएगा। ठीक, हमेशा दबाएंगे, दबना नहीं है। अगर पहली बात तो प्लास्टिक है तो घूम फिर के हमेशा गर्म करना चाहेंगे ना तो पिघला के वो किसी भी आकार में बदल जाएगा। ठीक है, और हमारे पास कोई ठोस चीज़ है, कोई भी लोहे की कोई भी चीज़ उठा लो, क्या उठा सकते हैं? कुछ है? ये सब एक्रिस्टलीय ठोस है, समझ गए? जो भी चीज़ यहाँ रखी है, अरे चाबी समझ लो यार, लोहे की है, ठोस। अब देखो इधर, ये प्लास्टिक है, सबको पता है। एक ये गेंद है मेरे पास, ये सब छूने से तुम दबाओगे ना दब जाएगी। अरे यहीं देख लेना आगे, यहाँ अगर 30 बच्चे बैठे हैं, सबके हाथ में जो 1 मिनट दे दूँ ना तो आधा घंटा देखने में खत्म हो जाएगा। अब कोई ये कहेगा वैसे उन्हें क्यों दिखा रहे हैं? हाँ, क्योंकि हम चलो तो सुन लो इधर, ऐसी कोई सी भी वस्तु, सिंपल सी परिभाषा सुन लो क्रिस्टलीय ठोस की। देखो कल परिभाषा लिखवाई थी क्रिस्टलीय ठोस की, सुन लो यार। देखो
ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण 2 मिनट लगते हैं भगाने में और दोबारा एंट्री होगी नहीं उसकी, इज्जत अपने हाथ में, 2 मिनट में उतरवा सकते हो और 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। शांत रहोगे तो बनी रहेगी। जब मैं बोल रहा होता ना तो मैं किसी 30 मार्क आगे नहीं सुनूंगा, 50 बार बता दी मैंने। मजाक की बात तो लग रही क्या यार, हर बार सिंपल सी परिभाषा है, दोबारा से रिकैप कर लो, बाकी इसके बाद अंतर आ रहे हैं, दोनों अंतर लिखवाने वालों में इसके। तो सिंपल सी बात है कि ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण नियमित रूप में व्यवस्थित होते हैं और एक नियमित संरचना बनाते हैं, या निश्चित रूप में व्यवस्थित होते हैं और एक नियमित संरचना बनाते हैं। नियमित संरचना का मतलब होता है एक के ऊपर एक रख के त्रिविम संरचना बन जाती है वो, ठीक है। ऐसे सारे के सारे ठोस क्रिस्टलीय ठोस कहलाएंगे, इनके गलनांक और क्वथनांक निश्चित होंगे, ठीक। उसमें एक टॉपिक आया था कि ये विषमदेशिक होते हैं, कल बार बार लोग पूछे जाए थे विषमदेशिक और समदेशिक, ठीक। तो ये होते हैं विषमदेशिक और ये होते हैं समदेशिक। देखो विषमदेशिक होते हैं कि एक ही भौतिक गुण का मान अलग अलग दशाओं में अलग अलग होता है, मतलब कि इसका गलनांक एक भौतिक अवस्था में, एक भौतिक अवस्था का मतलब होता है कि तुम ऐसा मान के चल सकते हो कि अगर कोई क्रिस्टल है, हम इसमें किसी भी क्रिस्टल पर बैठो कहीं बैठ जाओ। देखो इधर विषमदेशिक और समदेशिक। विषमदेशिक का मतलब है एक ओर से प्रकाश आपतित करेंगे, बिना विचलित हुए सीधा निकल जाएगा, किसी से कोई लेना देना कुछ नहीं होगा, ना अपने मार्ग से विचलित होगा, सीधा सीधा जैसे ढालेंगे ऐसे निकल जाएगा, क्योंकि इसके जो अणु होते हैं वो नियमित रूप में व्यवस्थित होते हैं, इधर उधर भागे हुए नहीं होते हैं, जैसे होंगे ऐसे होंगे। ऊपर से डालोगे तो ऐसा निकल जाएगा, इधर से डालो ऐसा निकल जाएगा, जिधर से डालोगे प्रकाश बिना विचलित हो अपने मार्ग से सीधा निकल जाएगा। ये होते हैं विषमदेशिक प्रकृति के, अलग अलग दिशाओं से अलग अलग प्रकृति निकलेगी, विषम दिशाओं से विषम प्रकृति निकलेगी इसकी, तो इसे कहते हैं विषमदेशिक। अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण जो होते हैं ना अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, कोई कहीं भी होगा। अगर हम एक ओर से प्रकाश डालें तो वो सीधा निकलना ही नहीं है, वो या तो इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, या अटक जाएगा, टकरा के अपने मार्ग से विचलित होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अगर प्रकाश टकरा के विचलित हो जाएगा अपने मार्ग से, निर्गत होने वाला प्रकाश अलग अलग दिशाओं में निकलेगा, तो उसे कहते हैं हम समदेशिक। और जैसे हम डाल रहे हैं सीधा सीधा निकल जा रहा है तो वो होता है विषमदेशिक, ठीक। हाँ, अब इसके बाद तुम इसमें हेडिंग नीचे लिखने वाले हो कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर, और ऐसे हेडिंग लिखने के बाद में एक और लिख देंगे क्रिस्टलीय ठोस, एक और लिख देंगे अक्रिस्टलीय ठोस, और बीच में ऐसे लाइन खींच देंगे, लगभग 12 लाइनों या 15 लाइनों में अंतर लिखे जाएंगे। अंतर इंपोर्टेंट होते हैं, लिखो जल्दी फटाफट। अगला हेडिंग डालेंगे क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। कोई नहीं, सरकार ने 2 साल का मौका दिया है। लाइन खींच लो एक और इसमें लिखेंगे देखो इधर अंतर रटोगे तो रटने वाले तो पहले से तुम्हें पता है बेकार है। मैं तुम्हें थोड़ी सी कोशिश करता हूँ समझाने की, अगर तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए तो। ठंडे दिमाग से शांत होकर गर्दन इधर उधर घुमाने से अच्छा सीधा 1 मिनट जरा इधर देख लो, अंतर फिर तुम अपना आप भी लिख लोगे, ठीक है ना। पहले ढंग से और इधर देख लो, बिना अपने कॉपी पेन रखोगे, टेंशन खत्म करो, सीधे इधर देख लो, बस 6-7 पॉइंट है, इधर देखो। अभी कण तुम्हें बता दिया था मैंने, सबको पता है अभी कण जो कल आए होंगे क्या होते हैं भाई, वो परमाणु क्या होंगे, अथवा आयन।
अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इसमें देखो उधर, इसमें निश्चित क्रम है, इसमें क्या हो जाएगा? ये नंबर 1 पॉइंट हो गया। दूसरा देखो उधर, इनके जो कल लिखवाए थे ना, गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं? देखो एक के साथ एक फ्री वाला ऑफर चलेगा ज्यादातर। यहां क्या होगा? तीसरा पॉइंट जो है देखो उधर, ये क्या होंगे? अगर एग्जाम में आ गया ना और तुमने सिर्फ अभी 3 लाइनें लिख दी, मतलब 3 भी लिख दी ना, तो भी एक बार को 2 नंबर या 1.5 नंबर तो फिर भी मिल जाएगा। 2 नंबर में आते हैं अंतर। ठीक है जी, अभी और बढ़ा लो। देखो उधर, इनकी आकृति निश्चित होती है। इनकी इतना ही बहुत है करने के लिए, अभी और बढ़ा लो। देखो ये लघु परासारी होते हैं। अभी बता रहा, सॉरी लघु नहीं, ये होते हैं दीर्घ और ये होते हैं लघु परासारी। अब लघु परासारी दीर्घ परासारी क्या होते हैं? ऐसे कोई भी चीज जो बहुत लंबी खिंच जाए या बहुत लंबी दूर तक चली जाए बिना टूटे, मतलब जब भी पाई जाएगी मोटी ताजी और लंबी चौड़ी अवस्था में पाई जाए, बहुत है दीर्घ परासारी और लंबे समय तक चलने वाले। और ये क्या होते हैं? लघु परासारी, जो सूक्ष्म अवस्था में पाए जाएंगे, कम समय तक चलेंगे और थोड़े चलेंगे। लघु परासारी, इनकी परास यार मैथ वाले ज़्यादा समझ जाते हैं। परास रेंज जो होती है, तो इसमें लंबी रेंज रहती है, इसमें थोड़ी छोटी रेंज रहती है। देखो छठा पॉइंट इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, अलग से भी 1 नंबर में आता है, क्वेश्चन आ जाता है। छदम ठोस किसे कहते हैं? छदम का मतलब होता है छल करने वाला, धोखा देने वाला। छदम ठोस का मतलब होता है देखने में ठोस लगेंगे लेकिन ठोस नहीं होंगे। समझ गए जी? देखने में लगेंगे ठोस हैं लेकिन वो ठोस नहीं होंगे। देखने में कांच ऐसा लगता है कि कांच ठोस है और कांच ठोस होता ही नहीं है। क्या होता है? अरे द्रव नहीं होता है, अतिस्थिति द्रव। कांच देखने में ऐसा लगता है कि भाई साहब ये ठोस है, और एक और बात और लगती है कि ये क्रिस्टलीय ठोस है। ठोस तो लगता ही लगता है, और सबसे बड़ा लगता है कि क्रिस्टलीय ठोस है। तो ना तो क्रिस्टलीय ठोस है और ना ही वो ठोस है। ठीक है जी? अब छदम ठोस की जब तुम लिखोगे, सुनो इधर, तो इसकी आगे को डेफिनेशन 1 नंबर में आ जाती है। ठीक है ना जी? छदम ठोस किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे अक्रिस्टलीय ठोसों को छदम ठोस कहते हैं। लिख दो कैसे बना के? अक्रिस्टलीय ठोसों को। हाँ जी, जब ये छदम ठोस होंगे तो इधर वाले क्या होंगे? क्योंकि वो तो धोखा देने वाले हैं। छदम कुछ नहीं होता है भाई। वास्तविक ठोस होते हैं, ये धोखा नहीं देते। ये जो रियल में होंगे वो रियल में। अरे अच्छा सुनो, वास्तविक का उल्टा क्या होता है? काल्पनिक, इमेजिनरी। तो काल्पनिक को हम छदम कह रहे हैं। ठीक है ना? हिंदी में जब उसे बोला जा रहा है तो वो भी काल्पनिक है, लेकिन उसका पर्यायवाची समझो उसे। जी कितने हो गए? 6। बहुत। ठीक है ना? वरना अभी और बढ़ सकते थे कि इनकी संलयन ऊष्मागमन अधिक होता है, इनकी संलयन ऊष्मागमन कम होता है। ज़्यादा करने से मतलब नहीं है। अरे ओ सुनो, तुम्हारे जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर में क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, तो तुम उसकी लेंथ समझ लो। लेंथ क्या होती है कि जो तुम्हारा 1 नंबर का क्वेश्चन होगा ना, सर तुम्हें मैक्सिमम 30 शब्दों में निपटाना होता है, 30 वर्ड में। ठीक है जी? ये नोट कर लेना इस बात को, ये बार उसमें लिखी नहीं होती है। नंबर वाले क्वेश्चन जो होते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन जो होगा ना, उसे मैक्सिमम 30 वर्ड में निपटाना है। 30 वर्ड का मतलब है कि अगर तुमने 40 भी लिख दिया ना, तो एग्जाम में तुम्हें पुरस्कार नहीं देगा वही नंबर जो है। और मैक्सिमम, अब तुम ये देखोगे, तुम एक लाइन जो है वो तुम्हारी जो एक लाइन है, ज़्यादातर अलग अलग साइज के हिसाब से अलग अलग बच्चे की राइटिंग अलग अलग होती है।
लेकिन नॉर्मल से एक बात है कि एक एवरेज बच्चा जो होता है ना, एक लाइन में 7 या 8 शब्द लिख देता है, ठीक ना। 7 चौक 28, 4 या 5 लाइन में एक नंबर का आंसर तुम्हें देना है एग्जाम में। और वही देखो सर, वही आदत अभी से डालो। अगर किसी को क्वेश्चन लंबा खींचने की आदत है ना, तो वो एग्जाम में भी लंबा ही खींचेगा, और किसी को शॉर्ट निपटाने की आदत है तो एग्जाम में भी शॉर्ट ही खींचेगा वो। तो अभी से आदत डालो, अभी तुम्हारे पास शुरू है साल का, सही से समझ लो। एक नंबर का क्वेश्चन 30 शब्दों में निपटाना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक शब्द में नहीं हो सकता। कभी कभी मात्रक पूछ लेते हैं कि भाई उसका विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है, या चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है। तो अगर मात्रक पूछा है तो वो भी एक नंबर में ही, और वो एक शब्द में आ जाएगा। मात्रक है, आप इसका मात्रक कूलाम पूछ लिया, विद्युत बल का मात्रक पूछ लिया, न्यूटन हो गया, तो न्यूटन तो एक वर्ड में आ गया। तो एक वर्ड का मतलब है कि 1 से लेकर 30 तक कभी भी आंसर खत्म हो सकता है। 15 में भी हो सकता है, 20 में भी हो सकता है, मैक्सिमम 30 तक लेके जाना है तुम्हें। अगर एक नंबर का क्वेश्चन तुम्हें पता है और तुमने उसे 50 शब्दों में निपटा दिया, 50 शब्द ले गए, तो कोई गलत काम तो तुमने करा नहीं। लेकिन जो एक के बाद में दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, तुमने उसका अधिकार छीन के उसे दे दिया, मतलब इसका टाइम छीन के इसे दे दिया। लास्ट टाइम पे तुम्हारे पास टाइम नहीं बचेगा, सवाल तुमसे आ रहे होंगे, टाइम खत्म हो जाएगा। ये होता है। तो किसी का हक छीन कर दूसरे को देने का मतलब है अपना ही नुकसान करना। कोई बड़े पुरस्कार नहीं मिलते हैं, इतने में निपटाना है। दूसरा देखो, 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो तुम्हें 50 शब्दों में निपटाना है, मैक्सिमम 60 कर सकते हो, वरना 50 शब्दों में निपटाना है। 3 नंबर का क्वेश्चन जो है ना वो 80 शब्दों में निपटाना है, मैक्सिमम 90 कर सकते हो, वरना 80 में निपटाना है। जो 5 नंबर का क्वेश्चन है वो तुम्हें 120 शब्दों में निपटाना है। 130 हो जाए अच्छा है, ठीक है, लेकिन 150 होने में नुकसान है। अगर तुम 150 लिखते रहे तो ज़्यादा तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन तुमसे टाइम खत्म हो जाएगा, मतलब तुम पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाओ, हो सकता है तुम 30 में क्वेश्चन तक पहुंच भी ना पाओ। ये तो अपना वो टाइम देख लेना, उस हिसाब से 2 नंबर के लिए ये परफेक्ट सवाल है तुम्हारा। अब बात आ जाती है तुम्हारे लिखने के अंदर। सुन लो एक मिनट, अब मैं अंतर तुम्हें दोबारा बता रहा हूँ। कोशिश मेरी ये है कि तुम लोगों को याद ना हो, सिर्फ समझने से तुम अपना बना कर भी कर लो। देखो, सबसे पहले लिखेंगे इनके अभी अभी कण, और ब्रैकेट में लिखेंगे परमाणु अणु अथवा आयन, ऐसे लिखोगे। मैंने बीच का सार लिखा है, आगे पीछे की लैंग्वेज अपना बनानी सीखो जरा। क्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो पूरा शब्द भी लिख सकते हो तुम। सुन लो पहले, एक मिनट समझ लो। हम कहेंगे क्रिस्टलीय ठोस में, या अगर इतना बड़ा वर्ड नहीं लिखना तो कहेंगे इनमें, ठीक है ना। इनमें अभी अभी कण, परमाणु अणु अथवा आयन निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इसमें क्या लिख दोगे? इनमें परमाणु अणु अथवा आयन अनिश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। आगे आ जाओ। इनके गलनांक व क्वथनांक निश्चित होते हैं, इनके अनिश्चित होते हैं। देखो, इनकी प्रकृति विषमदेशिक होती है, यहाँ से लिख देंगे यह विषमदेशिक होते हैं और ये समदेशिक होते हैं। दूसरे लिख देंगे इनकी आकृति निश्चित होती है या आकार निश्चित होता है, ऐसा कह दो, और इनकी आकृति अनिश्चित होती है। ये दीर्घ परासारी होते हैं, ये लघु परासारी होते हैं। ये वास्तविक ठोस कहलाते हैं, ये छद्म ठोस कहलाते हैं। लिखना, 1 नंबर की परिभाषा आ जाती है। छद्म ठोस किसे कहते हैं? तो आंसर में लिखोगे कि अक्रिस्टलीय ठोसों को ही छद्म ठोस कहते हैं। समझ में आ रही है? लिख दोगे अपना? करो, लिखो। हो जाए। इसमें लिखेंगे अतिसीधी द्रव किसे कहते हैं? देखो, पहले समझ लो होते क्या है। पहली बात तो सबको पता ही है, जितने भी अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके गुण या लक्षण द्रवों के समान होते हैं, इसलिए उन्हें अतिसीधी द्रव कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये चीज लिखने वाले। इसमें लिखेंगे अक्रिस्टलीय ठोसों के गुण तथा अभिलक्षण। अक्रिस्टलीय ठोसों के गुण, अक्रिस्टलीय ठोसों के गुण तथा अभिलक्षण द्रवों के समान होते हैं, इसलिए इन्हें अतिशीतित द्रव कहते हैं। इसलिए इन्हें अतिशीतित द्रव कहते हैं। जैसे कांच,
हाँ जी हेडिंग है रबड़ 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 प्लास्टिक थर्मोसेटिंग लोहा नहीं। असल लोहा जो होता है ना वो धात्विक ठोस होता है, समझ गए। उसके जब तुम उसे हथौड़े से पीटोगे ना तो वो ऐसे नहीं बिखर जाएगा, बिखर नहीं सकता कभी भी, वो क्रिस्टल में जाएगा। हाँ फैलेगा कुछ भी होगा लेकिन क्रिस्टल में टूटेगा वो। परमाणविक ठोस, माणविक देखो इधर ठोसों का वर्गीकरण बलों के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं। तो बलों के आधार पर ठोसों को 5 वर्गों में बांटा गया है। परमाणविक ठोस, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। 5 उतार लो, पहले वाला हेडिंग डाल देंगे इसमें। पहला जो अंतर थे वो समझ में आ गए। अब देखो 5 प्रकार के हैं। मैं सोच रहा हूँ 5 प्रकार जो हैं ये जाएंगे तो लगभग 1 पेज में, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें 1 मिनट में समझ में आ जाए पाँचों के पाँचों। 1 मिनट के बाद दूसरा मिनट ना लगे, ये है कहने का मतलब। कोशिश करो, ध्यान दो और दिमाग सिर्फ यहीं खोलना। देखने में भारी लगते हैं, एकदम से वर्गीकरण होता नहीं है, लेकिन जब दिमाग में एक बार फंस जाएंगे ना तो फिर तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। उतारो जल्दी फटाफट। पहला वाला हेडिंग डाल देना। 5वां है सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। हो गया भाई। देखो अभी हम जब लिखेंगे तो 10-15 मिनट में लिखा जाएगा और वो भी समझने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अभी जब मैं यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ ना तो उसे देख लो, बस वही काम की चीज़ है। अभी तुमने नाम सुना था अभी अभी कण, क्या होते हैं वो? परमाणु, अणु अथवा आयन। अब देखो यहाँ जो है परमाणविक क्वेश्चन आ जाएगा, परमाणविक ठोस किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे ऐसे ठोस जिनमें अभी अभी कणों के मध्य, जाहिर सी बात है ये ठोस होगा, ये कोई सा भी ठोस होगा, इनमें अणुओं के मध्य कोई ना कोई बल लगेगा। ठीक है जी। अब समस्या ये है कि जब नाम परमाणु है तो अणु तो आ नहीं सकते, समझ गए। तो इन 3 जो कण थे, इन 3 में से अब कोई एक कण होगा जो यहाँ होगा जिससे इसका नाम रखा गया है। तो इसमें जो अभी अभी कण होंगे, जो हम बार बार 3 नाम लिख रहे थे, तो अब यहाँ 3 नहीं लिखेंगे, यहाँ कोई एक लिखेंगे। और कौन सा होगा वो? हाँ जी। तो यहाँ जो अभी अभी कण होगा वो परमाणु होगा। ये क्या है? आणविक ठोस। तो इसमें अभी अभी कण होते तो 3 ही अभी अभी कण, लेकिन सिर्फ स्पेशल यहाँ के लिए अणुओं के मध्य जो बल लगेगा
तो उसमें अवयवी कण जो है, अवयवी कणों के मध्य क्या होगा? अणु। ठीक है, यह नाम से पता चल रहा है। अवयवी कण जो होगा, क्या लिखा जा रहा है? अवयवी कण वो होगा आयन। अब देखो उधर धात्विक ठोस की बात करते हैं तो इसमें धात्विक आयन कहलाया जाता है। वो धातु कौन कौन सी होती हैं? धातु जैसे तुमने सिल्वर देखा होगा, कॉपर है, सिल्वर कॉपर, एल्यूमिनियम या लोहा, जो भी तुम बार बात कर रहे हो, ये तो ये धात्विक ठोस होते हैं। तो इसमें धात्विक अवयवी कण जो होगा धात्विक आयन, हाँ जी। और सहसंयोजक ठोस, अब सहसंयोजक ठोस में मैं बताता हूँ, इनमें कुछ भी हो सकता है। कुछ भी होने का मतलब होता है परमाणु भी है, अणु भी है, आयन भी है। मोस्टली इसमें अणु ही होते हैं, और अणु ऐसे होते हैं कि तुमने फर्स्ट में जैसे पढ़े थे सहसंयोजक बंध, सिग्मा बंध, पाई बंध पढ़े थे कि भैया एक ऐसा समझ लो, एक एच ये है, एक हाइड्रोजन ये है, एक इलेक्ट्रॉन इस पर ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन तू दे, एक इलेक्ट्रॉन मैं देता हूँ, दोनों साझा कर लेते हैं, सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। समझ गए? तो इसमें परमाणु, अणु अथवा आयन कुछ भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली हम परमाणु या अणु कहेंगे, आयन नहीं कहेंगे, क्योंकि आयन होगा तो आयनिक ठोस बन जाएगा। तो ना ही तुम परमाणु बोलो ना आयन बोलो, सिर्फ अवयवी कण बोल दो। ठीक है ना? तो हम कहेंगे इसमें अवयवी कणों के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है, जिस कारण ये आपस में सहसंयोजक बंध बनाते रहेंगे और एक विशाल अणु का निर्माण कर देते हैं। ठीक है जी, इसलिए इसे नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है, क्योंकि ये नेटवर्क बना लेता है, एक दूसरे से जुड़ते रहते हैं आपस में। तो ये अब कोई इसकी संरचना क्या होती है? इसकी संरचना डायमंड, डायमंड मतलब हीरा, कोयला, कार्बन, ग्रेफाइट, ऐसे, या क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज का मतलब होता है, देखो क्वार्ट्ज बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि क्वार्ट्ज देखा किसने? क्वार्ट्ज ऐसी कोई घड़ी नहीं होगी सुई वाली जिसमें ये चीज ना लिखी हो, जो जहां 6 बजते हैं उससे ऊपर। क्वार्ट टच नहीं है ये क्वार्ट्स बोला जाता है। ये देखो होता क्या था, अब से पहले कुछ समय पहले, मतलब अब 100 साल पहले मान के चलो, हमारे पास जो सुई वाली घड़ी हुआ करती थी ना, वो थी ऐसी चाबी वाली, किसी के पास अभी भी होंगी शायद, कि हम सुबह को उसमें चाबी भरते थे और वो धीरे धीरे वो चाबी उतरती रहती थी और 24 घंटे में चाबी पूरी उतर जाती थी, और घड़ी का टाइम जो था वो रोज़ सेट करना पड़ता था सुबह को। ठीक है जी, रोज़ चाबी भरनी पड़ती थी। अगर समय रहते तुमने चाबी नहीं भरी तो वो घड़ी पीछे हो जाती थी, टाइम रुक जाता था। तो उसे कहते हैं गिलहरियाँ होती थी उसके अंदर, तो गिलहरियों से वो घड़ी चलती थी, छोटे छोटे गिलहरी होती थी उसमें। उसके बाद आई इसके कहते हैं नंबर वाली तो छोड़ो, एक है परमाणु घड़ी। ठीक है जी, परमाणु घड़ी का मतलब ये था कि जब वो यहाँ से पहाड़ों पर जाती थी ना, टाइम में कुछ डिफरेंट आ जाता था। फिर आई उसके बाद स्प्रिंग वाली घड़ी, उसमें सुई जो थी वो स्प्रिंग के अनुसार कुछ चलती थी, तो उसमें भी दिक्कत यही होती थी कि उसके आवर्तकाल में कुछ डिफरेंस आ जाता था। मतलब ये जितनी भी घड़ी बीच में आई ये सक्सेस नहीं हुई। फिर इन्वेंस हुआ क्वार्ट्ज क्रिस्टल का। क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है पत्थर का टुकड़ा होता है। ठीक है जी, तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल पर सुई जो है वो क्वार्ट्ज क्रिस्टल के ऊपर चलाई गई। और क्वार्ट्ज क्रिस्टल की खासियत ये है कि चाहे तुम यहाँ रहो या पहाड़ों पर चले जाओ, जी का मान घटता रहे बढ़ता रहे, टाइम पे डिफरेंट नहीं आएगा। वरना दूसरी जो घड़ी होती थी उनमें यहाँ से लेकर अगर हम शिमला चले गए, नैनीताल चले गए या ऊंचाई पे चले गए तो उसमें 1 मिनट या 2 मिनट का अंतर आ जाता था। इनमें अंतर नहीं आता है। तो जितनी भी कंपनी वाली, अब तो लगभग चाइनीज़ कंपनी भी सब या कोई लोकल से लोकल कंपनी भी क्वार्ट्ज क्रिस्टल लगाती है। तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल कोई नई चीज़ नहीं होती है, दरअसल एक पत्थर का टुकड़ा ही होता है ये। तो ये पत्थर को ही क्वार्ट्ज कहते हैं, बस नाम है कि उसकी खासियत है, वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ग्रेविटी का, ये है खासियत। तो इसमें उदाहरण इसके सुन लो उधर उदाहरण। अब बात आ जाती है इसकी परमाणविक ठोस जैसे सोडियम, आणविक ठोस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, या जी और क्या हो सकता है ठोस? कार्बन डाइऑक्साइड। अबे ठोस की बात कर रहे थे यार। ठोस CO2। देखो उधर आयनिक ठोस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो घरों में मिलता है धात्विक ठोस में Fe आ जाएगा, Ag आ जाएगा, Cu आ जाएगा, कॉपर। सहसंयोजक ठोस का उदाहरण जो आ जाएगा वो आ जाएगा हीरा, ग्रेफाइट और हीरा ग्रेफाइट, अरे क्या बोला था अभी ये,
आदि। अब परिभाषा सुनो, अभी तक तो सिर्फ यहाँ तुम्हें समझाया जा रहा था, अब परिभाषा सुनो। परिभाषा ये होती है कि ये परमाणविक ठोस की बात करते हैं तो अभी कण कौन से होंगे? परमाणु। उदाहरण इसका ये हो गया। अब इनके अंदर बल काम करेंगे, ठीक है जी। तो परमाणविक ठोस के अंदर जो है वो लंदन परिक्षेपण बल कार्य करते हैं। इसमें वांडरवाल बल कार्य करते हैं, इसमें आयनिक बल कार्य करते हैं, इसमें धात्विक बल कार्य करते हैं, और इसमें कौन से? सहसंयोजक। सहसंयोजक बल। अब यहां से आ जाती है तुम्हारी कंप्लीट परिभाषा कि वे ठोस जिसमें परमाणु मतलब अवयवी कण जैसे परमाणु के मध्य लंदन परिक्षेपण बल कार्य करते हैं, वो परमाणविक ठोस कहलाते हैं, जैसे सोडियम। समझ में आ गया? आणविक ठोस, अभी सुन लो, इसमें भी आ जाएगा। वे ठोस, सुन लो सही से, वे ठोस जिसमें अवयवी कण कौन से हो गए? जैसे अणु, ठीक है ना। वे ठोस जिसमें अवयवी कणों जैसे अणु के मध्य वांडरवाल बल कार्य करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आणविक ठोस कहलाते हैं, जैसे ठोस CO2। नीचे आ जाओ। आयनिक ठोस क्या होते हैं? वे ठोस जिसके अवयवी कण कौन से हो गए? जैसे आयन के मध्य आयनिक बल कार्य करते हैं, वो कहलाते हैं आयनिक ठोस, जैसे NaCl। यहाँ जो नीचे धात्विक, वे ठोस जिसमें धात्विक आयनों के मध्य धात्विक बल कार्य करते हैं, वो कहलाते हैं तुम्हारे धात्विक ठोस। सहसंयोजक ठोस में लिखेंगे कि वे ठोस जिसमें अवयवी कणों के मध्य सहसंयोजक बल कार्य करते हैं, और सहसंयोजक बल कार्य कर एक विशाल नेटवर्क का निर्माण करते हैं या विशाल अणु का निर्माण करते हैं, वो कहलाते हैं सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। विशाल संरचना बोल दो, त्रिविम संरचना बोल दो, या विशाल अणु का निर्माण करते हैं, ऐसा करके तो कहलाते हैं नेटवर्क ठोस। उदाहरण आ गया इसका हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज। अब मुझे बताओ कि किसे परिभाषाएं 5 की 5 परिभाषाएं भारी लग रही हैं और किसकी समझ में नहीं आई हैं अभी तक? बताओ। हाँ जी बताओ। इसे नगण्य ले लो, बाकी छोड़ो। और बताओ कोई। हाँ तुम मत दिए, छोड़ो। और बताओ। अरे कोई नहीं, लैब में बस खून दे दो 1 लीटर। हाँ भाई, अरे उसे छोड़ो यार, समझ में आ गया है? पहला वाला हेडिंग डालो और लिखो उसमें। मैं लिखवाऊँ, अपना आप लिख लोगे? जिसकी समझ में ना आए वो मुझसे पूछ लेना, लिखो जल्दी अपना आप। गलत तो नहीं लिखेंगे वैसे। अच्छा, यहाँ इतना कुछ लिखने के बाद भी गलत होने के चांस हैं। वे ठोस जिसमें अवयवी कणों जैसे परमाणु के मध्य, वे ठोस, एक परिभाषा लिखवा रहा हूँ मैं, एक लाइन लिखवा, मतलब एक परिभाषा लिखवा रहा हूँ, बाकी सेम देख के लिख लेंगे इसमें, तुम लिखते रहो अपना। वे ठोस जिसमें अवयवी कणों जैसे परमाणु अवयवी कणों जैसे परमाणु के मध्य, वे ठोस जिसमें अवयवी कणों जैसे परमाणु के मध्य लंदन परिक्षेपण बल, लंदन परिक्षेपण बल, परिक्षेपण बल कौन से देश की राजधानी है? ब्रिटेन, इंग्लैंड भी कहते हैं, चलो एक ही बात है। एक फेमस नदी का नाम, इंग्लैंड की सबसे फेमस नदी का नाम, इतनी सारी फिल्में बनी पड़ी हैं, सबसे साफ नदी माना जाता है उसे। नहीं, इंग्लैंड में, लंदन में पाई जाने वाली जो सबसे फेमस नदी है, जैसे हमारे यहाँ गंगा है, टेम्स नदी,
टेम्स नदी। चलो सर्च करना, मैं सोच रहा था हम पढ़े लिखों के बीच में बैठे हैं। लिखो क्या लिखा था? लंदन परीक्षेपण बल कार्य करते हैं, परमाणविक ठोस कहलाते हैं जैसे सोडियम। लंदन परीक्षेपण बल कार्य करते हैं, परमाणविक ठोस कहलाते हैं जैसे सोडियम हो गया। दूसरा लिख दो, वे ठोस जिसमें अभी अभी कणों, करो जल्दी।